everyone, I'm Pinky Sivas. Today I'm here to explain chapter number 5, Civics, 9th Standard CBSE. Name of the chapter is Working of the Institution, and this would be the third and the last part of this chapter. Today I'm going to start from page number 88. पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर की क्या शक्तियाँ होती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स और देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर. हमारा संविधान बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहता है कि क्या शक्तियाँ होती हैं प्राइम मिनिस्टर की, प्रधानमंत्री की, या जो अलग अलग मंत्री होते हैं उनकी, और उनके एक दूसरे के साथ क्या कितना रिलेशनशिप होता है उनका, उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जाता. लेकिन जो इतनी बात क्लियर है कि जो पीएम होता है वो हमारी गवर्नमेंट का मुखिया होता है, हेड होता है, और उसके पास बड़ी शक्तियाँ होती हैं. जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं वो उनको संबोधित करते हैं. एंड ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी अलग अलग मंत्रालय होते हैं, उनके बीच में वो कोऑर्डिनेट करते हैं. जो फाइनल डिसीजन होता है, जो भी डिसएग्रीमेंट होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो सॉर्ट आउट करते हैं. ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जितनी भी अलग अलग मंत्रालय होते हैं उनकी जनरल सुपरविजन भी वही करते हैं. जितने भी मंत्री होते हैं उनकी लीडरशिप में काम करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर. जितने भी मंत्रालय के बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो रेल मंत्रालय हो, सड़क मंत्रालय हो, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, डिफेंस हो, सभी जो मंत्रालय होते हैं वो इनकी यही उसका पोर्टफोलियो यही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जो किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है वो यही काम उनको सौंपते हैं. ही आल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स, और जितने भी मंत्री होते हैं उनको उनके पास पावर है उनको बर्खास्त करने की, डिसमिस करने की. जब प्राइम मिनिस्टर क्विट करते हैं तो सारी जो मिनिस्ट्री होती हैं, जो इनके मंत्रालय होती हैं अलग अलग, तो उन सबको क्विट करना पड़ता है. दस इफ़ द कैबिनेट इज़ मोस्ट, इसलिए हम कह सकते हैं यदि कैबिनेट जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है भारत में, तो कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं. द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर in all parliamentary democracies of the world have increased so much in the recent decade. The parliamentary democracies are sometimes seen as a prime ministerial form of government. ये जो प्राइम मिनिस्टर्स की पावर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज़ में, उनमें इनकी पावर, जो पीएम होते हैं उनकी पावर इतनी ज़्यादा होती है रिसेंट डेकेड्स में कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ को प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है. एज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव कम टू प्ले, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो सबसे मेजर रोल अदा करती हैं राजनीति में. प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सभी कैबिनेट को, पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है अपनी पार्टी के द्वारा. द मीडिया जो होती है वो भी कंट्रीब्यूट करती है कि पॉलिसीज़ बनाने में, उनके इलेक्शन कंपटीशन के बीच में टॉप जो लीडर पार्टीज़ होती हैं. इन इंडिया टू वी हैव सीन, हमने भी भारत में यही टेंडेंसी को देखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन हैंड, की सबसे ज़्यादा जो शक्तियां हैं वो प्राइम मिनिस्टर के ही हाथों में होती हैं. जैसे जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी शक्तियों का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया था, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल किया था, और लोगों के मन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था उनका. इंदिरा गांधी जो थी वो भी ऐसी ही एक लीडर थी. And of course the extent of power wielded by the prime minister also depends on the personality of person holding that position. और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर जो होता है उनकी उसकी जो शक्तियाँ होती हैं वो एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि किस हद तक वो अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा होल्ड करता है, लीड करता है. हाउएवर इन रिसेंट ईयर राइज द कोलिशन, लेकिन अब हाल फिलहाल के सालों में जो कोलिशन पॉलिटिक्स उभर रही है कि अलग अलग पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, उसमें क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसकी जो पावर्स होती हैं उन पर कहीं ना कहीं एक विराम लगता है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट, अब जहाँ पर अलग अलग पार्टियों की मिलके एक सरकार बनी होगी तो उनका जो लीडर होगा कोलिशन गवर्नमेंट का, वो अपने हिसाब से, अपने मनमाफिक तरीके से डिसीजन नहीं ले सकता. ही हैड टू अकोमोडेट, उनको अलग अलग ग्रुप्स के बीच में अकोमोडेट करना पड़ेगा. एंड जो भी फैक्शंस हैं उनकी पार्टी के और जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ में मिलके ही आल्सो हैज़ टू
heed to the views of position of the coalition partners and other parties। उनको जो दूसरी coalition partner हैं उनके व्यूज़ को भी उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, और जिनका भी सपोर्ट उनको मिला हुआ है, जिनके सपोर्ट के द्वारा ही उनकी सरकार खड़ी हुई है, उन सभी पार्टियों का या उन सभी लीडर्स के बारे में के विचारों को उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब वो अपने मनवांफिक तरीके से फैसले नहीं ले सकते क्योंकि उनकी कोलिजन गवर्नमेंट है, अलग अलग पार्टियों के सपोर्ट से बनी हुई सरकार है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। वाइल द प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सरकार के मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। यानी स्टेट का मतलब यहाँ पर अपने पूरे देश से है। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल पावर्स होती हैं उनकी, वो वैसे ही हैं जैसे कि क्वीन ऑफ ब्रिटेन होती हैं, जिनका फंक्शन लार्ज एक्सटेंट तक सिर्फ सेरेमोनियल होता है। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज, क्या करते हैं ये, सुपरवाइजेज ऑल ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं कि जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि जो हमारे स्टेट के ऑब्जेक्टिव हैं शांतिपूर्ण तरीके से सभी चीज़ों को चलाने के, ताकि वो ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से हम अचीव कर सकें। प्रेसिडेंट जो होता है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना नहीं जाते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपीज़ होते हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के सदस्य होते हैं वो उनको चुनते हैं। एक कैंडिडेट जो है जो प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़े हैं उसको मेजॉरिटी वोट्स मिलने चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए। दिस इंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर, और इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे नेशन को। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम, लेकिन ये इस तरीके का दावा नहीं कर सकते जैसे प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि उसको डायरेक्टली लोगों ने चुना हुआ था, जबकि जो प्रेसिडेंट होते हैं उसको लोग नहीं चुनते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव उनको चुनते हैं। दिस इंश्योर दैट रिमेन्स ओनली, इसीलिए ये एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ही रहते हैं। द सेम इज़ द ट्रू, वैसे ही इनकी शक्तियों के साथ भी ये बात सच है कि उनके पास बहुत सारी सेरेमोनियल पावर्स होती हैं। इफ़ यू कैजुअली रीड, अगर हम हमारे संविधान को कैजुअली रीड करते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वो नहीं कर सकते। ऑल द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनके ही नाम पर की जाती हैं। जितने भी कानून होते हैं, मेजर पॉलिसी डिसीजन होते हैं, सरकार जो भी इशू करती है उनके नाम पर इशू होते हैं। जितनी भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती हैं। इसके अंदर शामिल है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस, भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको चुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, जो गवर्नर है सभी राज्यों के, इलेक्शन कमिश्नर है, एम्बेसडर है दूसरे कंट्री तक जो भेजे जाते हैं, इन सभी का चुनाव उनके द्वारा ही किया जाता है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो उनके नाम पर होते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर, जितनी भी डिफेंस फोर्सेज हैं उनके सुप्रीम कमांडर भी हमारे यही होते हैं। बट वी शुड रिमेंबर, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इन शक्तियों को अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं ओनली द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं उनकी एडवाइस पर ही वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि अपनी एडवाइस को दोबारा से कंसिडर करें, बट अगर वो सेम एडवाइस दोबारा दी जाती है तो उनको उसके मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। सिमिलरली वैसे ही एक बिल जो होता है जो पार्लियामेंट में पास किया जाता है उसको एक कानून तभी बनाया जाता है जब प्रेसिडेंट उसको अपनी सहमति देते हैं। अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं वो उसको डिले कर सकते हैं, कुछ समय के लिए वापस पार्लियामेंट भेज सकते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए, लेकिन वो बट इफ़ द पार्लियामेंट पासिस द बिल अगेन शी हैज़ टू, लेकिन अगर पार्लियामेंट उसको दोबारा से उस बिल को पास कर देती है तो प्रेसिडेंट को उसको साइन करना ही पड़ता है। सो यू मे वंडर, तो हम ये सोचते हैं कि वो एक्चुअल में करते क्या है। कैन शी डू, क्या वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ भी कर सकते हैं। देर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट शी शुड डू ऑन हर ओन, वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं कि अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं जब एक पार्टी या कोलिजन पार्टी सिक्योर करती है क्लियर मेजॉरिटी इलेक्शंस में, लोकसभा के चुनाव में जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको मेजॉरिटी जो जीतने वाली पार्टी है उसके लीडर को वो बुलाते हैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बिठाने के लिए। मेजॉरिटी सपोर्ट लोकसभा व्हेन नो पार्टी, और जब सपोज़ कोई भी पार्टी जो होती है या कोलिजन पार्टी उसको मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो प्रेसिडेंट जो होता है वो अपने हिसाब से
exercise her discretion, the president appoints a leader who in her opinion can muster majority. वो अपने हिसाब से एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, एक उस लीडर को अपॉइंट करते हैं जो उनके ओपिनियन में मेजोरिटी वोट्स मतलब समर्थन अपने लिए जुटा सकते हैं, लोकसभा का समर्थन अपने लिए जुटा सकता है। एक ऐसे व्यक्ति को वो पीएम बनाते हैं। ऐसे केस में जो प्रेसिडेंट होते हैं कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव, तो वो उन्होंने जिस व्यक्ति को चुना है पीएम की पोस्ट के लिए, वो उसको कह सकते हैं कि वो प्रूव करें अपना मेजोरिटी सपोर्ट लोकसभा में एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर। उसके बाद है जुडिशरी। द जुडिशरी, लेट अस रिटर्न टू द फाइनल टाइम टू द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम। हमने शुरुआत में ऑफिस मेमोरेंडम की स्टोरी पढ़ी थी, अब हम ये देखेंगे, इस स्टोरी को थोड़ा याद करेंगे कि जो एक सिचुएशन की उस स्टोरी में क्या हुआ था। जो स्टोरी थी जो स्टोरी थी वो कब ख़त्म हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया था कि इट वाज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। इमेजिन, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर सुनाया था तो उसको सभी लोगों ने स्वीकार किया। इमेजिन, हम एक सिचुएशन इमेजिन करें कि अगर ऐसी कुछ बातें हो, एक कुछ फॉलोइंग सिचुएशन होती, अगर देयर वाज नथिंग लाइक ए सुप्रीम कोर्ट, अगर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई चीज़ ही ना होती, अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता, और उसके जो जज होते वो सरकार के खिलाफ एक्शन ही ना ले पाते, इवन इफ इट हैड द पावर, अगर उसके पास पावर होती, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास ही ना करता और उनके दिए गए फैसले को स्वीकार ही ना करता, तब क्या होता। इवन इफ इट गेव ए फेयर जजमेंट, इफ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, अगर फेयर जजमेंट भी दी जाती और जिन्होंने इसके खिलाफ अपील की है और वो उस फैसले को ना मानते, जजमेंट को ना मानते, तब क्या होता। दिस इज़ वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। ये सब बातें हैं, इसीलिए इसमें बहुत ज़रूरी माना जाता है कि एक पावरफुल जुडिशरी जो है उसको कंसीडर किया जाता है मोस्ट असेंशियल इन डेमोक्रेसी, कि आधुनिक प्रजातंत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होती है, एक सबसे ज़रूरी है पावरफुल जुडिशरी का होना। ऑल द कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट्स हैं डिफरेंट लेवल पर देश के अंदर, उनको एक साथ में मिलाकर जुडिशरी का नाम दिया जाता है। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। भारत की जुडिशरी में एक सुप्रीम कोर्ट है जो पूरे देश के लिए होता है। हाई कोर्ट जो होते हैं वो अलग अलग राज्यों के लिए होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, और उसके बाद एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल के लिए होते हैं। भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, मीन्स आपस में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सारे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ड करता है। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर। इसका जो फैसला होता है वो सारे जितने भी कोर्ट्स होते हैं देश के, वो आपस में उनको जोड़ के रखता है। इट कैन टेक, ये सभी तरीके के डिस्प्यूट को सुलझा सकता है, चाहे वो बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश के नागरिकों के बीच में हो, सिटीजन या गवर्नमेंट के बीच में हो, दो अलग अलग राज्यों की सरकारों के बीच में हो, गवर्नमेंट के बीच में हो, या यूनियन और स्टेट लेवल की सरकारों के बीच में हो। ये सबसे इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जो सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं तो उन सभी के लिए अपील करने के लिए सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है ये इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति को हाई कोर्ट से संतुष्टि नहीं है, हाई कोर्ट में किसी का केस चल रहा है और उसको वहाँ से संतुष्टि उसको लग नहीं रहा है कि उसको सही तरीके से न्याय मिला है, तो वो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि ये जो जुडिशरी है हमारे देश की, ये किसी भी सरकार के अंदर रहकर काम नहीं करती है, ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंस है ये। एंड इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। ना ही ये किसी लेजिस्लेचर के अंडर में है, ना ही किसी विधायिका, ना ही किसी कार्यपालिका के अंदर में रहकर ये काम करती है। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जो जज होते हैं किसी भी कोर्ट में बैठने वाले, चाहे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के हो, वो किसी भी गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे काम नहीं करते हैं, ना ही किसी जो पार्टी है जो रूल कर रही है उसकी विशेष के पूरा करने के लिए वो काम करते हैं। बट दैट इज़ वाई, इसीलिए जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, दैट इज़ वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, इसीलिए जितनी मॉडर्न डेमोक्रेसी उनके जो कोर्ट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। इंडिया हैज़ अचीव दिस, भारत ने इसको अचीव किया है। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एंड
कंसल्टेशन, और इन यहाँ पर कंसल्टेशन किया जाता है जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ। इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन्स द सीनियर जजेस, इन प्रैक्टिस में इसको देखा जिसका मतलब ये है कि जो सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सिलेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नए जज कौन होंगे और हाई कोर्ट के कौन होंगे। दिस इज़ वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय, यहाँ पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। द सीनियर मोस्ट जज, जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस के तौर पर। एक बार एक पर्सन को जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपॉइंट कर दिया जाता है तो उसको रिमूव करना अपनी पोजीशन से इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इट इज़ एज डिफ़िकल्ट, ये वैसा ही डिफ़िकल्ट है जैसे कि प्रेसिडेंट को उसकी जगह से रिमूव करना। ए जज कैन बी रिमूव्ड, इसको सिर्फ इम्पीचमेंट मोशन, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है। पास सेपरेटली बाय 2/3, और कैसे हटाया जा सकता है उनको, बाय द 2/3 मेंबर ऑफ 2 हाउसेज, जहाँ पर जो दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा है उसके कम से कम 2/3 जो सदस्य होते हैं पार्लियामेंट में, वो अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी करते हैं तब उनको हटाया जा सकता है। इट हैज़ नेवर, ऐसा भारत में कभी भी नहीं हुआ है। द जुडिशरी इन इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द, भारत की जो जुडिशरी है वो पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल मानी जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट जो है उनके पास पावर होती है कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो उसको मतलब उसके संरक्षण के तौर पर उसको लोगों तक, जो उसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो उसके अंदर प्रावधान रखे गए हैं, उनको इंटरप्रेट करने का भी काम यही करते हैं। वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी कानून को इनवैलिड, या जो विधायिका है, कानून बनाने वाली जो बॉडी है, उसके किसी भी एक्शन को भी वो इनवैलिड घोषित कर सकते हैं, वह चाहे वो यूनियन लेवल की हो सरकार या वो स्टेट लेवल की सरकार हो। अगर उनको ऐसा कोई भी कानून या कोई भी ऐसा एक्शन ऐसा लगता है जो संविधान के खिलाफ है तो वो इसको इनवैलिड घोषित कर सकते हैं। दस दे कैन डिटरमाइन, इसीलिए सुनिश्चित कर सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री when it is challenged before them, this is known as judicial review। कोई भी, जब कोई भी चीज़ों को, इसलिए वो सुनिश्चित करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, किसी भी कोई भी कानून जो है अगर बनाया गया है या कोई भी एग्जीक्यूटिव का कोई भी एक्शन जो है उसको डिटरमाइन करते हैं कि वो वैलिड है या नहीं है। जब इनसे पूछा जाए, जब उनको चैलेंज, जब उनके सामने कुछ भी ऐसा चैलेंज किया जाता है, इसको कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत में ruled that the core और basic principle of constitution cannot be changed by the parliament। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का वो ये देखता है कि जितने भी हमारे संविधान के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको चेंज ना किया जाए पार्लियामेंट के द्वारा। द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ, ये जो शक्तियाँ हैं और जो इंडिपेंडेंस है भारतीय जुडिशरी की, वो इसको अलाउ करती है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन के रूप में वो काम करता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में दिया गया है जो हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में है वो चैप्टर। वैसे तो 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है अगर किसी भी व्यक्ति के जो कोई भी राइट के साथ वायलेशन किया गया है तो ही कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इन रिसेंट ईयर कोर्ट्स हैव गिवन सेवरल, हमारे अभी फ़िलहाल सालों में जो सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी जजमेंट दी हैं, डायरेक्टिव्स दिए हैं ताकि जो पब्लिक इंटरेस्ट है, ह्यूमन राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। एनीवन कैन अप्रोच, कोई भी अप्रोच कर सकता है कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, अगर लोगों के जो जनहित याचिका जिसको बोलते हैं, कि यदि हम किसी को देखते हैं कि कोई किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम एक पोस्ट कार्ड पर लिख कर भी जो है अपनी FIR की तरीके से हम उसको भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट तक। तो दिस इज़ कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। द कोर्ट्स इंटरवीन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन। कोर्ट जो होते हैं वो इंटरवीन करते हैं ताकि जो सरकार है वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। दे चेक मैल प्रैक्टिसेस ऑफ पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं वो कहीं किन्हीं गलत गतिविधियों में ना इन्वॉल्व हों, वो ये भी सुनिश्चित करते हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो जुडिशरी है इंजॉयज द हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। इसीलिए भारत के जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में विश्वास है हमारी जुडिशियल सिस्टम पर। दैट्स इट इन दिस वीडियो।